इमरजेंसी आपातकाल आपातकाल इमरजेंसी आपातकाल इमरजेंसी बातें नहीं आपातकाल इमरजेंसी और इसके बारे में 5 मिनट जान लीजिए, उसके बाद लिख लेना आप लोग। आपातकाल इमरजेंसी टेक फ्रॉम जर्मनी आपातकाल इमरजेंसी टेक फ्रॉम जर्मनी। ये जर्मनी से लिया गया है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहले 5-10 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेंगे, कुछ मैं समझाने जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल अंडर द आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ war, external aggression and an armed rebellion। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब इसके बारे में पहले समझिए। पहले यहां पर आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये नहीं था। यहां पर था क्या? यहां पर पहले इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक विद्रोह, और यहां पर इंटरनल एग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं यहां पर आंतरिक विद्रोह था। हुआ क्या? 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसको हटा दिया। उन्हें क्या किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इंटरनल एग्रेशन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इमरजेंसी, इसको यहां से हटा दिया और इसके स्थान पर किसको जोड़ा गया? आर्म्ड रिबेलियन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इंटरनल एग्रेशन हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। आंतरिक विद्रोह को यहां पर समाप्त कर दिया गया और आंतरिक विद्रोह को हटा करके यहां पर आर्म्ड रिबेलियन को, सशस्त्र विद्रोह को इंक्लूड किया गया, इसको जोड़ा गया, शामिल किया गया। और इसी इंटरनल एग्रेशन, आंतरिक विद्रोह के आधार पर ही 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आपातकाल की घोषणा भी हुई थी, जिसको बाद में हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब होता है क्या कि आपातकाल लगाया कैसे जाता है, कैसे इसका यूज होता है? होता है कि कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट जिसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल, यानी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा रिटेन में लिखित रूप से या रिकमेंड करेंगे, या किसको रिकमेंड करेंगे? कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और बताएंगे सारा कंडीशन कि हमारे देश के अंदर या देश के किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की कंडीशन उत्पन्न हो चुका है या होने की संभावनाएं हैं,
ये लिखित रूप में, रिटेन में रिकमेंड कौन करेगा? कैबिनेट। किसको लिख के देगा? प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को बताएंगे कि हमारे देश के किसी भी पार्ट में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन उत्पन्न हो चुका है या होने की संभावनाएं हैं, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट कैबिनेट के रिकमेंड को एक्सेप्ट करते हुए इसकी प्रोक्लेमेशन कर देंगे। प्रोक्लेमेशन मतलब इसके घोषणा कर देंगे। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, यदि सीधा क्वेश्चन पूछे कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि प्रेसिडेंट किसके रिकमेंड से करते हैं? कैबिनेट। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, घोषणा किसने किया? प्रोक्लेमेशन किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया। प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेमेशन करेंगे, ये जो घोषणा करेंगे, इनके घोषणा का प्रभाव स्टार्टिंग में यानी मात्र 1 मंथ, मात्र 1 महीने के लिए ही होगा। राष्ट्रपति के घोषणा का प्रभाव मात्र 1 महीना के लिए ही होता है। इसमें कंडीशन क्या है? कहता एक विदिन 1 मंथ, विदिन 1 मंथ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यदि संसद के दोनों हाउस के द्वारा, बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के द्वारा इसे 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाता है, ये टोटल जो है 6 मंथ के लिए लागू होगा। ये टाइम जो 1 मंथ या इसमें इंक्लूडेड है, इसमें ये 1 मंथ इंक्लूड है, टोटल 6 महीने के लिए लागू होगा। कैबिनेट ने रिकमेंड किया, राष्ट्रपति ने घोषणा किया। राष्ट्रपति जो घोषणा किया उसका प्रभाव कितने दिन होगा? मात्र 1 महीना। कंडीशन क्या होगा? कहता है इफ विदिन 1 मंथ, यदि अगर 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में इसे 2/3 बहुमत से पास कर दिया, राष्ट्रपति की घोषणा को 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया गया, टोटल ये 6 महीने के लिए लागू होगा। ये टाइम जो है 6 मंथ में इंक्लूड है, टोटल 6 महीने के लिए लागू होगा। हो गया लागू। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद भी देश का कंडीशन यही है, मतलब युद्ध हो ही रहा है या आक्रमण चल ही रहा है या होने की संभावना ही है, तो क्या करेगा? पार्लियामेंट फिर से 2/3 बहुमत से पास करके फिर इसको प्लस 6 मंथ के लिए आगे एक्सटेंड कर देगा, आगे बढ़ाते जाएंगे। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल को मैक्सिमम कितने दिन के लिए लागू किया जा सकता है? मैक्सिमम कितने दिन के लिए? इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए लागू होगा, जब तक कि हमारे देश का कंडीशन ठीक ना हो जाए। लेकिन एक ही बार में इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं, एक ही बार में नहीं होगा, बल्कि 6-6 महीने के गैप पर होगा। इस प्रकार से आपातकाल की घोषणा की जाती है, आपातकाल लगाया जाता है। उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर होगा, उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर होगा। पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि जितने भी स्टेट लिस्ट हैं और राज्य सूचियों के विषय हैं, जितने भी स्टेट लिस्ट है, राज्य सूचियों के विषय हैं, मैंने पढ़ाया था पार्लियामेंट वाले टॉपिक में कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने ये भी बताया था यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, केंद्र सरकार को है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट को होता है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आज क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा, उस टाइम स्टेट लिस्ट पर नियम बनाने का अधिकार, रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। उस टाइम जितने भी स्टेट लिस्ट है उस पर नियम बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा, संसद को होगा। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के समय ऑल द स्टेट लिस्ट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू पार्लियामेंट। ठीक है, यानी आपात नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य सूचियों के विषय पर नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लिस्ट पर उस समय कोई रूल्स नहीं बनाएंगे। एक इंपैक्ट ये होगा। सेकंड क्या होगा
लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। लोकसभा को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में युद्ध हो रहा है या आक्रमण चल रहा है, तो क्या होगा, इलेक्शन हो नहीं सकता है, कैंपेनिंग हो नहीं सकता है। क्या करेगा, लोकसभा को 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर देगा, 1 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे। उस बीच में यदि देश में शांति हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या होगा, लोकसभा को डिसॉल्व करके चुनाव करवा लेंगे। तो इसके समय क्या होगा कि लोकसभा को 1 साल के लिए एक बार में आगे बढ़ा देंगे, जैसे 5 साल से 6 वर्ष कर देंगे। ये प्रभाव होता है। तीसरा प्रभाव क्या होता है, यहां पर जो मैं लिखवा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, लिखवा चुका हूं पहले भी, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कंडीशन में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के जितने भी अधिकार हैं वो उस समय के लिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब देश में युद्ध समाप्त होगा, आक्रमण समाप्त होगा, ये अपने आप अप्लीकेबल भी होगा। नहीं बताया गया कि राइट ऑफ फ्रीडम, घूमने फिरने की आजादी, सभा सम्मेलन करने की आजादी, बोलने की आजादी, कहीं भी चले जाने का अधिकारी, तो मैंने बताया था वही बात यहां पर है। ये नेशनल इमरजेंसी, आज तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल का यूज अब तक मात्र 3 बार हो चुका है। एक बार 1962 में इंडो साइनो वार के समय, साइनो मतलब चीन, टर्मोलॉजी है यह, भारत चीन युद्ध के समय। सेकेंड टाइम 1971 में इंडो पाक, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, इंडो पाक के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और थर्ड टाइम 1975 में इंटरनल एग्रेशन के बेस पर, आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, अब तक नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल का यूज हमारे देश में 3 बार हो चुका है। फर्स्ट टाइम 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, सेकेंड टाइम 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय, और थर्ड टाइम 1975 में इंटरनल एग्रेशन के बेस पर, आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। 1962 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और 1971-75 में देश के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट रोल इन स्टेट्स, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रोल इन स्टेट्स अंडर द आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रोल इन स्टेट, हिंदी में कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाई जाएगी? ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट, फेलियर ऑफ, कंडीशन ये होगा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट। यानी क्या?
राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र विफल कब होगा? दो कंडीशन होता है। विफल होने का, फेल्योर होने का दो कारण होता है। एक, किसी राज्य के स्टेट असेंबली मतलब राज्य के विधानसभा, किसी राज्य के स्टेट असेंबली का इलेक्शन करवाया गया, चुनाव हुआ, और किसी भी स्टेट असेंबली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, और कोई भी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दे, कभी बहुमत नहीं है, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, एक कंडीशन वो होता है। सेकेंड कंडीशन होता है क्या? जब किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाए, वहां के स्टेट गवर्नमेंट उस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे हैं, उस आधार पर भी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जैसे पंजाब में ऐसा ही हुआ था। ठीक है। जनरली क्या होता है जो हम लोग जानते हैं, किसी स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, इलेक्शन में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, कोई भी पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दिया, या सरकार चल रही है बीच में ही बहुमत समाप्त हो गया, समर्थन ले लिया गया, वह कंडीशन भी हो सकता है। उस कंडीशन में उस राज्य के गवर्नर यानी उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के गवर्नर यानी उस राज्य के राज्यपाल जो होंगे वह रिटेन में लिखित रूप से और रिटेन में रिकमेंड करेंगे, सारा कंडीशन बताएंगे। किसको बताएंगे ये कंडीशन? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, कि हमारे राज्य में यानी उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, वहां के मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, या बताएंगे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं है, उस आधार पर गवर्नर रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट गवर्नर के रिकमेंड को एक्सेप्ट करते हुए इसकी प्रोक्लेमेशन करेंगे, यानी इसकी घोषणा कर देंगे। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, सीधा क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके रिकमेंड से करेंगे? गवर्नर। कर दिया रिकमेंड, अब प्रेसिडेंट ने भी घोषणा कर दिया। प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेमेशन करेंगे, राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे, इसके घोषणा का प्रभाव स्टार्टिंग में मात्र 2 महीने के लिए होगा। राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे उसका प्रभाव मात्र 2 महीने होगा। और एक बात यह भी जान लीजिए, यदि किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी रिसेंट एग्जांपल है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि घोषणा किया गया, उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, उसके विरुद्ध हम केस कर सकते हैं। तो किस बेस पर घोषणा करवाया गया? ठीक है। यदि मान लीजिए कोर्ट उसकी जांच करेगा, कोर्ट अब जांच करेगा, यदि कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा को गलत मानता है तो कंसर्न गवर्नमेंट को कहेगा वो काम करें। जैसे उत्तराखंड में हो गया, हरीश रावत फिर से सरकार बन गया, यदि गलत हुआ तब, नहीं तो आगे कार्रवाई होगा। इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्या राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। हो गया। लेकिन राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे उसका प्रभाव कितने दिन होगा? मात्र 2 महीने होगा। कंडीशन भी यहां पर यह है कि राष्ट्रपति घोषणा को कहता है इफ विदिन 2 मंथ्स, यदि इन 2 महीने के अंदर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के द्वारा इसे सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, सामान्य बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है, तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी
राष्ट्रपति की घोषणा को दो सामान्य बहुमत से पास कर देते हैं तो ये टोटल 6 मंथ 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। ये जो 2 मंथ है वह इसमें इंक्लूडेड है, ये 2 महीने जो यहाँ पर है वह इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, मान लीजिए और मान लीजिए यदि मान लीजिए 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के बोथ हाउस इस प्रस्ताव को नहीं पास कर पाया, इसका मतलब यह होगा जो वहां के जो गवर्नर ने जो रिकमेंड किया था वह गलत था। ठीक है, इसका मतलब यह भी होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सामान्य बहुमत है। यदि पास कर दिया तो टोटल 6 महीने तक लागू होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें यह भी है, लागू तो होगा लेकिन विधानसभा डिसॉल्व नहीं की जाएगी, विधानसभा भंग नहीं होगा, विधानसभा क्या होगा, सस्पेंड होगा, विधानसभा को निलंबित रखा जाएगा, विधानसभा सस्पेंड होगा। जैसे दिल्ली विधानसभा सुने होंगे 1 साल तक सस्पेंड रखा गया था। सस्पेंड इसलिए रखा जाता है कि बीच में यदि किसी पार्टी को बहुमत मिल जाए वो अपनी सरकार बना ले, इलेक्शन से बचने के लिए। डिसॉल्व करने के बाद, भंग करने के बाद कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए 6 महीना में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, कंडीशन वैसा ही है, तो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से इसको 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर देगा, आगे बढ़ा दिया, फिर से आगे 6 महीने बढ़ा दिया, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितना दिन का हो गया, 1 वर्ष। 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस क्या हो गया, 1 साल। अब यहां पर कंडीशन कुछ अलग है, कहता है किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब पार्लियामेंट भी इसको अपने मन से आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट भी अपने मन से नहीं करेगा। होगा क्या, यहां पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग, भारत के इलेक्शन कमीशन भारत के चुनाव आयोग से वो रिपोर्ट मांगेंगे। चुनाव इलेक्शन कमीशन से पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आप उस स्टेट में इलेक्शन करवा सकते हैं। यदि इलेक्शन कमीशन का ओके मैं इलेक्शन को तैयार हूं, विधानसभा भंग होगा और चुनाव की घोषणा होगी। जैसे लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था, 1 साल के बाद यही हुआ, जानते ही होंगे। ठीक है, यदि इलेक्शन कमीशन यहां पर मना कर दे, कहे डिफिकल्टीज होल्डिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ स्टेट, मना कर दे, कहा कि नहीं अभी हम चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, फिर आगे इसको 6 महीने के लिए और आगे एक्सटेंड करेंगे। इस प्रकार से 6-6 महीने करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन एक ही बार में नहीं, 6-6 महीने के गैप पर मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। एक एक्सेप्शनल केस है पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य, अपवाद में है पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य, जहां पर 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उस राज्य में 10 मई 1987 को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह एक्सेप्शन केस है, अपवाद में है। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जनरली 6-6 महीने गैप करके 3 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। तो ये अपवाद है पंजाब राज्य, पंजाब स्टेट, जहां पर 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1968 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10 मई 1987 को 5 वर्ष के लिए लगाया गया। भारत के मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, एक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है और दूसरा तेलंगाना। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अंडर आर्टिकल
काफी पढ़ लिए हो, ठीक है। आर्टिकल 360 इसका यूज हमारे देश में अब तक नहीं हुआ है। इसका प्रयोग आर्टिकल 360 का प्रयोग अब तक हमारे देश में नहीं हुआ है। भगवान न करे ऐसा कभी हो। सबसे बुरा कंडीशन यही होता है। हाँ, सबसे बुरा कंडीशन जब हमारे देश में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के बेस पर, यानी वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, जब फाइनेंशियल क्राइसिस ओरिजिन हो जाए, यानी फेलियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, जब सभी इंस्टॉलमेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो जैसे कि लास्ट ईयर ग्रीस में हुआ था 2015 में, ग्रीस में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था लास्ट ईयर, वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया। हमारे देश में, इंडिया में आर्टिकल 360 का यूज एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को ओरिजिन होने पर, उत्पन्न होने पर, ठीक है, होता है कि उस कंडीशन में क्या होगा, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल रिटेन में रिकमेंड करेंगे, लिखित रूप से सिफारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे और बताएंगे कंडीशन कि हमारे कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस ओरिजिन हो चुका है, बैंक दिवालिया हो गया, आरबीआई काम करने से बंद कर मना कर दिया, पैसा नहीं है कहीं पर, आरबीआई काम कैसे करेंगे, लेन देन कैसे होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, कैबिनेट के रिकमेंड के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसके प्रोक्लेमेशन, इसकी घोषणा हो जाएगी। हालांकि अब तक नहीं हुआ है। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट करेंगे, रिकमेंड कैबिनेट करेगा, मंत्रिमंडल करेगा। और यहां पर प्रेसिडेंट जो घोषणा करेंगे और राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे, उनके प्रोक्लेमेशन का प्रभाव स्टार्टिंग में मात्र 1 मंथ के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा, सॉरी 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा। इसमें कंडीशन ये है, कहा कि if within 2 months, यानी 2 महीने के अंदर, कंडीशन वही हुआ, 2 महीने के अंदर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों हाउस के द्वारा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों हाउस के द्वारा उसे सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया गया, सामान्य बहुमत से इसको पास कर दिया गया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तब जाकर के ये टोटल 6 मंथ, 6 महीने के लिए लागू होगा। ये जो 2 महीने का टाइम है, ये 2 महीने जो है इसमें इंक्लूड है, ये 2 महीना का टाइम इसमें इंक्लूडेड है, टोटल 6 महीने के लिए लागू होगा। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद यदि सेम कंडीशन अभी भी है, देश में फाइनेंशियल क्राइसिस बना हुआ है, तो क्या करेगा पार्लियामेंट, फिर से इसको आगे 6 मंथ्स के लिए आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से 6-6 महीने करके फाइनेंशियल इमरजेंसी को मैक्सिमम कितने दिन के लिए, नो टाइम लिमिट, यानी अनिश्चित समय के लिए इसको आगे बढ़ा देंगे, जब तक कि हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव ना हो जाए, सुधर नहीं जाए। लेकिन एक ही बार में इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं बढ़ेगा, बल्कि 6-6 महीने के गैप करके वो जांचते हुए आगे बढ़ाएंगे। यदि मान लीजिए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, यदि हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, इसका प्रभाव क्या होगा, पहली बात
जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे ऑफिसर हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, सभी के वेतन भत्तों में सैलरी में रिडक्शन होगा, वेतन भत्ते काट लिए जाएंगे। उस टाइम गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उस समय सैलरी निर्धारित करेंगे कितना दें, ठीक है। एक कंडीशन होगा। इंक्लूड, ये भी लिखिए, इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनका भी वेतन भत्तों में कटौती हो जाएगा। इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज, उनके भी सैलरी में वेतन भत्तों में कटौती होगा। और तीसरा इंपैक्ट क्या होगा इसमें कि उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई विल बी नॉट फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय काम नहीं करेगा।